हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या था, वो था एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में, जिसका कुछ हिस्सा हमने कल पढ़ा था। तो एक्चुअली क्या होता है, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हमारा काम मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना होता है, सरफेस मॉर्फोलॉजी को या सरफेस स्ट्रक्चर को। तो हमने पढ़ा था कि दो किस्म के फोर्सेस ऐसे हैं जो ज़मीन के साख्त या ज़मीन के सरफेस को चेंज करते रहते हैं। उनमें क्या है, कुछ फोर्सेस ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं और कुछ ज़मीन के ऊपर होते हैं। तो ज़मीन के अंदर जो फोर्सेस पैदा होते हैं उनकी वजह से जो ज़मीन के ऊपर चेंजेस आते थे, हम उन चेंजेस को क्या कहते थे, उनको कहते थे एंडोजेनिक प्रोसेसेस, और उन फोर्सेस को कहते थे एंडोजेनिक फोर्सेस। तो हमने उनमें पढ़ा था कि एंडोजेनिक जो फोर्सेस थे वो क्या थे, वो सडन फोर्सेस थे और वो थे डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस थे। कुछ फोर्सेस ऐसे थे जो एकदम से क्या करते थे, ज़मीन के ऊपर चेंजेस लाते थे, और कुछ फोर्सेस ऐसे थे जो मिलियंस ऑफ ईयर लगता था। तो जो डायस्ट्रॉफिक या स्लो फोर्सेस थे उनमें क्या था, इपिरोजेनिक फोर्सेस थे। इपी मीन्स ऊपर, जेनिक मीन्स ये क्या बनाते थे, ये कंटिनेंट्स बनाते थे, और ओरोजेनिक थे, ये माउंटेन्स बनाते थे। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ सडन फोर्सेस हैं जो एकदम से ज़मीन के ऊपर क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं। सिंपली हमने कल तक जो पढ़ा था वो ये था कि एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें बनते हैं, जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उनको हम कहते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस। तो एंडोजेनिक प्रोसेसेस में क्या होता था, कुछ जगहों पर ज़मीन क्या होता था, ऊपर उठता था, और कुछ जगहों पर ज़मीन में सबडक्शन होती थी। ठीक है, तो इसमें क्या थे, अपवर्ड फोर्सेस थे जिसमें ज़मीन का हिस्सा ऊपर उठता था, कोस्टल बनते थे, कोस्टल लाइन्स बनते थे, कॉन्टिनेंट्स बनते थे, माउंटेन्स बनते थे। और कुछ जगहों में क्या होती थी, डाउनवर्ड मूवमेंट होती थी, उसमें ज़मीन का एक हिस्सा सबमर्ज होता था, वो नीचे चला जाता था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन फोर्सेस की वजह से जो एंडोजेनिक फोर्सेस ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं, उनके या ज़मीन के ऊपर जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस हैं वो ये हैं कि कुछ जगहों पर ज़मीन क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, राइज़ कर जाता है, और कुछ जगहों में ज़मीन क्या हो जाता था, सबमर्ज कर जाता था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि फोल्डिंग। फोल्डिंग में क्या होता है, ज़मीन का एक हिस्सा ऊपर चला जाता है और एक हिस्सा नीचे चला जाता है। आप इसमें देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये नॉर्मल स्ट्रेटा था, पहले क्या था, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा थे एक दूसरे के ऊपर, ये क्या थे, डिपोजिशन इस तरह से बना हुआ था, ज़मीन बिल्कुल प्लेन था। फिर इसके ऊपर क्या हुए, एंड्रोजेनिक जो फोर्सेस थे उन्होंने इसके ऊपर इस पर्टिकुलर जगह में एक्ट किया। एक्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखिए आप, एक मेन एक्सिस है, फिर एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन। फोल्डिंग जब होती है तो फोल्डिंग का जो डाउनवर्ड हिस्सा है वो क्या कहलाता है, वो सिंक्लाइन कहलाता है, और ऊपर वाला क्या कहलाता है, एंटीक्लाइन। क्रिस्ट एंड ट्रॉफ भी कहते हैं जब हम वेव, ये वेव्स की तरह होता है ना, वेव्स में क्या होता है, क्रिस्ट होता है, ट्रॉफ होता है। तो ये भी वेव्स की तरह है, इसमें क्या होता है, ऊपर जो हिस्सा उठता है उसको हम कहते हैं एंटीक्लाइन, और नीचे जो हिस्सा रहता है उसको कहते हैं सिंक्लाइन। तो नॉर्मल जो ज़मीन है, जो फ्लैट ज़मीन है, जिसके ऊपर जब एंडोजेनिक फोर्सेस एक्ट करते हैं तो उसमें क्या होती है, फोल्डिंग होती है। ठीक है, तो ये वेव लाइक होता है। तो फोल्डिंग के दौरान क्या होती है, एग्जैक्टली इस तरह नहीं होता कि एक हिस्सा ऊपर चला गया, दूसरा हिस्सा सेम उसी तरीके से नीचे चला गया। इस अगर इस तरह का हो तो हम उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिकली एक जगह आपको दिखाया गया है। पहले ये जगह क्या था, पहले ये जगह प्लेन था, फिर यहाँ पर फोर्सेस ने एक्ट कर दिया, उन फोर्सेस की बुनियाद पर यहाँ पर क्या पैदा हो गई, यहाँ पर फोल्डिंग हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो इस तरह क्या हुआ है, एक हिस्सा राइस हुआ है, और इसमें ये भी देखा जा सकता है कि जो स्ट्रेटा हैं, मुख्तलिफ रॉक्स हैं, बीच में मुख्तलिफ हैं, ये स्ट्रेटा लाइक हैं, शीट लाइक हैं, तो ये क्या हुए हैं, अप फोल्ड हुए हैं। यहाँ पर आप देख लें इस पिक्चर में। तो ये क्या कहलाता है, ऐसा जब प्रोसेस ज़मीन के ऊपर होता है, ज़मीन का एक हिस्सा ऊपर चला जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है, तो हम उसको फोल्डिंग कहते हैं। पहले प्रोसेस में आप देख ले, इस नक्शे में जो नीचे है एंटीक्लाइन सिंक्लाइन है, एंटीक्लाइनोरियम सिंक्लाइनोरियम। तो इसमें जो फोल्डिंग हुई है वो क्या है, वो नॉर्मल नहीं है, वो डिफरेंट है। फिर क्या होता है, ओवरटर्रेंट, एक हिस्सा बिल्कुल दूसरे हिस्से के ऊपर चला आता है। इस तरह जब ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है, फोर्स होती है, इसके ऊपर अप्लाई होती है। फिर रिकम्बेंट है, रिकम्बेंट में क्या होते हैं, इसमें हार्म या बेंड्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि ये सिंपल क्या था, ज़मीन था, आप नीचे जो वेव लाइक एक वो बना है, ये क्या है, एक्चुअली ये ज़मीन का सरफेस है। तो यहाँ पर क्या हो गए, एंडोजेनिक फोर्सेस ने एक्ट कर लिया, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, ज़मीन का सरफेस इस तरह का हो जाता है। जब इस तरह की प्रोसेस हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं फोल्डिंग। तो इसमें ज़मीन का एक हिस्सा क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, कुछ हिस्सा ऊपर चला जाता है और कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, अच्छा जी,
फ़ोल्डिंग होती है, दूसरा क्या होता है? दूसरा फ़ाल्टिंग होती है। फ़ाल्टिंग के अंदर अब क्या होगा? फ़ोल्डिंग में तो हमने पढ़ लिया कि ज़मीन क्या हो जाता है? फ़ोल्ड हो जाता है। फ़ोल्ड होने का मतलब ये है कि जब एक शीट कहीं पर पड़ा हुआ है, कागज़ का शीट है, चादर का शीट है, जब हम उसको फ़ोल्ड करते हैं तो क्या करते हैं? तो हम उसको एक जगह लाने की कोशिश करते हैं, उसमें उसके कुछ हिस्से ऊपर चले जाते हैं, कुछ हिस्से नीचे चले जाते हैं। तो मतलब क्या है? हम उसको शॉर्टेन करने की कोशिश करते हैं। एक फैला हुआ इलाका है, हम कहते हैं यार इसको फ़ोल्ड करो। फ़ोल्ड करने का क्या मतलब होगा? हम खाने के बाद कहते हैं यार इस दस्तरख़्वान को फ़ोल्ड करो, तो फ़ोल्ड करेंगे तो उसको क्या करेंगे हम? उसको बेंड करेंगे तो फिर वो छोटा-सा जगह लेगा। ज़मीन के शीट के उस ज़मीन के ऊपर भी जब फ़ोर्सेस एक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ़ोल्डिंग का शिकार हो जाता है। एक सूरत ये हो सकती है, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ज़मीन का हिस्सा क्या हो जाएगा, फ़ल्टिंग का शिकार हो जाएगा। 2 सूरतें हैं, या टूट जाएगा या फ़ोल्ड हो जाएगा। अगर उसमें इलास्टिसिटी है, उसमें लचक है तो वो फ़ोल्डिंग हो जाएगी। उसमें अगर इलास्टिसिटी नहीं है, वो ब्रिटल है तो वो क्या हो जाएगा, एक हद तक तो उन फ़ोर्सेस को रेज़िस्ट करेगा, एक हद के बाद वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है? अब यूँ समझिए कि आपके पास क्या है, एक लकड़ी है और दूसरा आपके पास क्या है, एक रबड़ है। आप जब दोनों तरह से लकड़ी और रबड़ के ऊपर फ़ोर्स अप्लाई करेंगे तो रबड़ क्या हो जाएगा, फ़ोल्ड हो जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी है, उसमें लचक है। उसके मुकाबले में आप लकड़ी को जब उसके ऊपर फ़ोर्स अप्लाई करेंगे तो पहले वो तो नहीं टूटेगा, लेकिन हम जब ज़्यादा फ़ोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो टूट जाएगा। ज़मीन में भी क्या होता है, यही केस है। अगर ज़मीन का सरफेस ब्रिटल रॉक से बना है तो वो टूट जाएँगे। अगर वो इलास्टिक या लचकदार रॉक से बना है तो वो क्या हो जाएँगे, फ़ोल्ड हो जाएँगे। एक सूरत में फ़ोल्डिंग हमने पढ़ ली, दूसरी सूरत में क्या हो सकता है, एंडोजेनिक फ़ोर्सेस की वजह से जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस हो सकते हैं वो क्या होंगे, फ़ॉल्टिंग। फ़ॉल्टिंग में क्या होती है, फ़ॉल्टिंग इज़ द फ्रैक्चरिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोर ब्रिटल रॉक स्ट्रेटा अलोंग ए फ़ॉल्ट प्लेन आइदर कॉज्ड बाय टेंशन और कंप्रेशन। तो इसमें क्या होती है, इसमें फ्रैक्चर्स। अब देखो कोई बंदा गिर जाए तो हम अस्पताल लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं यार कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ़ बाजू फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर होने का मतलब ये है कि उसमें क्या हुए हैं, लकीर आ गए हैं, उसमें दर्ज़े आ गए हैं। तो ज़मीन का वो हिस्सा जिसमें दर्ज़े पैदा होते हैं जो टूट जाता है और टूटने के बाद क्या हो जाती है, ये डिस्प्लेस हो जाती है। लेट्स सपोज़ एक राख है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हथौड़ा मारते हैं, 1, 2, 10, 15 बार जब मारते हैं, बिलाख़िर वो क्या हो जाता है, 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तो इसमें जो हथौड़ा मारने वाली चीज़ है वो क्या है, वो एंडोजेनिक फ़ोर्सेस हैं। ये जब अपना फ़ोर्स अप्लाई कर देते हैं तो जहाँ पर रॉक्स में फ़ॉल्ट लाइन होते हैं, फ़ॉल्ट लाइन का मतलब ये है कि वहाँ पर वो टूट सकते हैं। तो ज़्यादा फ़ोर्स अप्लाई करने की वजह से ज़मीन के ये हिस्से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। टूट जाने के बाद डिस्प्लेस हो जाते हैं, एक-दूसरे से जुदा हो जाते हैं। जब ज़मीन के हिस्से टूटकर एक-दूसरे से जुदा हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं फ़ॉल्टिंग। जब ये राइज़ कर जाते थे तो हम उसको कहते थे फ़ोल्डिंग। और फिर क्या होता है, A break in rock along which a vertical or horizontal movement has occurred is called a fault। अब देखो रॉक्स में क्या होती है, रॉक्स में फॉल्ट होती है, ठीक है। फॉल्ट वो जगह होती है जहाँ पर वो टूटता है। तो जिस जगह ज़मीन का हिस्सा टूट जाता है तो वो लकीर जहाँ पर ये डिस्प्लेस होते हैं, एक दूसरे से जुदा होते हैं या टूट जाते हैं, वो लकीर क्या कहलाता है, वो कहलाता है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब है ये उसका कमज़ोर हिस्सा है जहाँ पर ये टूट जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग फॉल्ट इज फॉल्टिंग। तो फॉल्टिंग जो है वो किसको कहते हैं, वो उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ज़मीन का हिस्सा टूट जाता है। तो ज़मीन का हिस्सा जहाँ पर टूट जाता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, वो फॉल्ट कहलाता है। और ज़मीन का टूटकर ज़मीन के 2 हिस्सों का एक दूसरे से जुदा होने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है फॉल्टिंग। द लाइन ऑफ फॉल्ट व्हिच अपीयर्स ऑन सरफेस इज़ नोन एज़ फॉल्ट लाइन। अब देखो ये सारा प्रोसेस क्या होते हैं, ये लिथोस्फीयर में या सरफेस के नीचे होते हैं। लेकिन इनके टूटने के बाद या एक दूसरे से जुदा होने के बाद ज़मीन के ऊपर जो लाइन बनती है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको fault line कहते हैं। These lines are often lines of weakness which allow molten rock to rise up onto the surface when there is active volcano activity nearby। देखो इसमें एक खास बात है जो कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि फॉल्टिंग या फोल्टिंग कहाँ पर होती है, प्लेट बाउंड्रीज में होती है, जहाँ पर प्लेट्स एक दूसरे से जुदा हो रहे हो या जहाँ पर दो प्लेट्स आपस में टकरा रहे हो। तो प्लेट बाउंड्रीज के साथ ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, फोल्टिंग होती है या फॉल्टिंग होती है, ठीक है। तो इसमें भी ये कहता है कि जहाँ पर फॉल्टिंग हो गई यानी कि क्लोज टू द बॉर्डर एक हिस्सा ज़मीन का क्या हो गया, टूट गया। तो जो हिस्सा टूट जाता है ये क्या करता है, ये वीक पॉइंट होता है और ये नीचे जो लावा है, सरफेस के नीचे जो हमारे पास लावा है मेंटल के अंदर, उसको क्या करता है, एक रास्ता दे देता है। और इन टूटे हुए जगहों से वो लावा क्या होती है, फिर सरफेस के ऊपर आ जाती है और हमारे पास वोल्केनिक एक्टिविटी या वोल्केनिज्म होती है। ठीक है, इसको चलो सम अप कर लेते हैं। तो फ़ोल्डिंग में क्या होता था, ज़रा पीछे जाके देख लें। फ़ोल्डिंग में होता ये था कि ज़मीन का कोई हिस्सा टूट नहीं जाता था, बल्कि बेंट हो जाता था।
अपराइज हो जाता था, डाउनराइज हो जाता था, लेकिन टूट नहीं जाता था। ठीक है, उसमें क्या हो जाती थी, सिर्फ बेंड हो जाता था, सिर्फ फोल्ड हो जाता था। लेकिन इस सूरत में क्या होती है, ज़मीन के हिस्से टूट जाते हैं। टूटने के बाद एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। तो ये टूट क्यों जाते हैं, आइदर कास्ट बाई टेंशन और कंप्रेशन। देखो इसमें दो चीज़ें हैं, ये दोनों फोर्सेस हैं, टेंशन भी और कंप्रेशन भी। टेंशन ये क्या होता है, कंप्रेशन में एक दूसरे की तरह हम इसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, दो अपोजिट डायरेक्शन से। लेट्स सपोज आप अपने दोनों हाथों में क्या करते हैं, किसी चीज़ दोनों हाथों के बीच डाल देते हैं और दोनों हाथों से उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। दोनों हाथों से प्रेस करेंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आप उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। जिस तरह दो प्लेट्स जब आपस में टकराते हैं तो इसमें कौन सी फोर्स होती है, इसमें कंप्रेशन होती है। और टेंशन क्या होती है, जब एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, या तो हम उसको खींच के तोड़ सकते हैं, तो ये टेंशन है। जब हम एक दूसरे से क्या करते हैं, खींचते हैं, एक चीज़ को खींचने के बाद उसको तोड़ देते हैं। और दूसरा क्या है, कंप्रेस करते हैं। तो ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। या तो वो कंप्रेस करने से, दोनों तरह से अपोजिट साइड से फोर्स अप्लाई करने से, जिस तरह दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं वो क्या है, वो कंप्रेशन है। जहाँ पर दो प्लेट्स एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं वो क्या है, वो टेंशन है। तो इसमें क्या है, फोर्स के डायरेक्शन की बात ये है। जब फोर्स दो अपोजिट डायरेक्शन से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर लें तो वो कंप्रेशन है। जब हम क्या करें, दो डिफरेंट साइड से, लेट सपोज एक राइट एक लेफ्ट साइड में हम एक चीज़ को खींच ले तो वो बीच में टूट जाएगा, या दोनों तरह से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तब भी टूट जाएगा। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हैं फोर्सेस तो वो कंप्रेशन, दोनों अपोजिट साइड में है तो वो क्या है, टेंशन। कंप्रेशन में हम एक चीज़ को प्रेस करते हैं, टेंशन में हम एक चीज़ को इलांगेट या उसको खींच के तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, ये फॉल्ट लाइन जो होते हैं, इन फॉल्ट लाइन्स के थ्रू, इन टूटे हुए जगहों के थ्रू मैग्मा जो है या लावा जो ज़मीन के अंदर है उसको क्या है, एक रास्ता मिल जाता है और फिर इनके थ्रू वोल्केनिज्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, टाइप्स ऑफ फॉल्ट, जिस तरह हमने कहा कि या तो क्या होगी, कंप्रेशन होगी या टेंशन। इसमें भी क्या है, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से हुई है इस बेस के ऊपर इनको क्या किया गया है, टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखो, थ्री टाइप्स ऑफ फॉल्ट विच आर काज्ड बाय डिफरेंट एंडोजेनिक फोर्सेस। नॉर्मल फॉल्ट में क्या होती है, दो फोर्सेस कंप्रेस करते हैं, कन्वर्जन होती है, दो फोर्सेस क्या होते हैं, एक जगह मिल जाते हैं। रिवर्स फॉल्ट्स में क्या होती है, डाइवर्जन होती है या टेंशन होती है, दो प्लेट्स एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं और वहाँ पर ज़मीन के कुछ हिस्से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। नॉर्मल फॉल्ट में ज़मीन के दो हिस्से आपस में मिल रहे होते हैं और वहाँ पर ज़मीन के कुछ हिस्से टूट जाते हैं। टियर फॉल्ट में ये होता है कि वो साइड वाइज कोलिजन करते हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था, कन्वर्जन, डाइवर्जन और ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के थ्रू जो फॉल्टिंग होती है उसको हम टियर फॉल्ट कहते हैं। डाइवर्जन से एक दूसरे से जहाँ पर प्लेट जुदा हो रहे हैं वहाँ पर जो फॉल्टिंग होती है वो रिवर्स फॉल्ट है। और जहाँ पर एक दो प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं वहाँ पर जो फॉल्टिंग होती है उस बाउंड्री में, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉल्ट। फॉल्टिंग फॉर्म्स टू मेजर लैंडफॉर्म्स, ब्लैक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज। देखो, जब फॉल्टिंग होती है तो फिर कौन से लैंडफॉर्म हमारे पास बन जाते हैं, फिर हमारे पास लैंडफॉर्म बन जाते हैं या ब्लैक माउंटेन्स बन जाते हैं या रिफ्ट वैलीज। रिफ्ट वैलीज क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास सबमर्ज्ड एरियाज होंगे। ठीक है, एक दूसरे से जब दो प्लेट्स जुदा हो जाएंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, ज़मीन टूट जाएगा और हमारे पास रिफ्ट वैली बन जाएगा। और जहाँ पर ये एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हिस्सा है वो टूट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर उसके ऊपर जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो एक्ट करेंगे और उसको माउंटेन बना देंगे। तो माउंटेन्स के भी फिर आगे जाकर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स भी होते हैं और फॉल्टेड माउंटेन्स भी। तो फॉल्टिंग की वजह से भी क्या होते हैं, या माउंटेन्स बन जाते हैं या रिफ्ट वैलीज। रिफ्ट वैलीज किस सूरत में बन जाते हैं, जब दो हिस्से टूटकर एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे तो बीच में जो दर्ज आएगा उसको हम रिफ्ट वैली कहेंगे अगर वो बड़ा हो जाए। और जब ये एक दूसरे से कंप्रेस हो जाएंगे तो इनका एक हिस्सा टूट के ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाने के बाद फिर वो माउंटेन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, ट्रांसफॉर्म एक बाउंड्री है, ये दोनों क्या हैं, साइड वाइज एक कोलिजन हो रही है फिलिपाइन प्लेट और पैसिफिक प्लेट में। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्लेट्स टूट जाएंगे साइड वाइज कोलिजन की वजह से, हम इसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे टियर फॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें, क्रिस्टल रॉक्स आर डिस्प्ले ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस। ये क्या हो रहे हैं, अब देखो यहाँ पर टेंशन है, मैंने कहा था एक कंप्रेशन है दूसरा टेंशन है। कंप्रेशन में क्या होती है, दोनों साइडों से, यहाँ से भी और इस साइड से भी एक चीज़ को प्रेस किया जाता है, दरमियान में दो फोर्सेस के दरमियान में एक चीज़ जब प्रेस होती है तो वो कंप्रेशन सा। और दो चीज़ों के दरमियान जब एक चीज़ की खिंचाव होती है, एक उसको राइट साइड में खींच रहा होता है दूसरा उसको लेफ्ट साइड में खींच रहा होता है, तो भी क्या होती है, बीच में देखो इस खिंचाव की वजह से ये दरमियान में ये रॉक्स टूट चुके हैं। जब रॉक्स टूट जाते हैं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो
ये प्रैक्टिकल एक एग्जांपल था। इसमें भी क्या है, इलस्ट्रेशन ऑफ फॉल्टिंग, इसमें भी ये आपको दिखाया गया है। देखो ये नॉर्मल हिस्से हैं, कुछ हिस्से टूट के ऊपर चले गए हैं, कुछ हिस्से नीचे चले गए हैं, कुछ हिस्सों में क्या हो गई है, कुछ हिस्से लेफ्ट राइट मूवमेंट कर चुके हैं। हमने कहा था कि ये जब टूट जाएंगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट होगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी। ये क्या होते हैं, लेफ्ट राइट या अप डाउन एक दूसरे से भी जुदा हो सकते हैं, और ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आप देख ले, ये है रॉस्ट। यहाँ पर जो हम कहते थे लास्ट है आखिरी लेफ्ट साइड में जो एक पिक्चर है उसमें क्या है, टूट चुका है और बीच में एक हिस्सा ऊपर चला गया है। जो हिस्सा ऊपर चला गया है ये वक्त के साथ क्या बन जाएगा, ये फॉल्ट माउंटेन बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ग्रेबन एक एरिया है, इसमें दो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुई है, टेंशन हुई है। तो टूटने के बाद एक हिस्सा राइट एक हिस्सा लेफ्ट साइड में चला गया है, और बीच में जो हिस्सा था वो सबमर्ज हुआ है, वो नीचे दब चुका है। तो ऐसे में हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्ट वैली बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये था फॉल्टिंग। अच्छा जी, इसके अलावा क्या होते हैं, फॉल्टिंग और फोल्डिंग, ये मेन एक एंडोजेनिक प्रोसेसेस थे जो ज़मीन के ऊपर होते थे। अब दूसरे जो हैं वो क्या हैं, वो दूसरे जो प्रोसेसेस इनके साथ अटैच हैं वो हैं, दीज आर द एंडोजेनिक प्रोसेसेस दैट आर सब्सिक्वेंट टू द मेन वंस। जो मेन वन के बाद आते हैं, जो मेन प्रोसेसेस होते थे एंडोजेनिक प्रोसेसेस, वो क्या क्या थे, वो या तो फॉल्टिंग थे या क्या थे, फोल्डिंग थे। वो मेन प्रोसेसेस थे। उनके बाद जो प्रोसेसेस होते हैं वो क्या हैं, वो वोल्केनिज्म है, मेटामॉर्फिज्म है और अर्थक्वेक है। ये क्या हैं, ये उन दोनों के बाद होते हैं। ठीक है, उन दोनों के बाद जो प्रोसेसेस होते हैं वो क्या हैं, वो वोल्केनिज्म है, मेटामॉर्फिज्म है या अर्थक्वेक है। देखो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जहाँ पर दो प्लेट टकराएंगे उसमें या तो फोल्डिंग होगी या फॉल्टिंग होगी। ठीक है, दो प्लेट्स जब एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे उसमें भी दो मेन चीज़ें हो सकते हैं, या वो फोल्ट हो जाएंगे या वो फॉल्ट हो जाएंगे। फॉल्टिंग में वो टूट जाएंगे, फोल्डिंग में वो क्या हो जाएंगे, वो राइज कर जाएंगे या सबडक्ट हो जाएंगे, लेकिन ज़मीन का हिस्सा टूट नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या होगा, शर्टन होगा, ट्विस्ट होगा या बेंट हो जाएगा। उनके बाद होती क्या है, जिस तरह अभी हमने पढ़ लिया कि जब फॉल्टिंग होती है तो मैग्मा को रास्ता मिल जाता है ज़मीन के ऊपर आने के लिए। फॉल्टिंग के बाद क्या हो जाती है, फिर वोल्केनिज्म हो जाती है, जहाँ पर यह ज़मीन का हिस्सा टूट चुका है तो उन टूटे हुए हिस्सों का सहारा लेके क्या हो जाता है, मैग्मा आसानी से ज़मीन के ऊपर आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्केनिज्म। दूसरी क्या हो जाती है, जब ये फोर्स एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाती है, तो रॉक की जो नेचर है या रॉक का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, उसको हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। उसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगे। फिर क्या होती है, अर्थक्वेक। देखो जहाँ पर फॉल्टिंग हुई, लेट सपोज के एक फोर्स था, वो उसको अप्लाई करने के बाद ज़मीन का एक हिस्सा या तो फोल्ड हो गया या तो फिर क्या हो गया, फॉल्टिंग हो गया, टूट गया। तो टूटने की वजह से या फोल्ड होने की वजह से ज़मीन का जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, वो हिल जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक या सिस्मिक एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा जी, वोल्केनिज्म को हम क्या कहते हैं, मैग्माटिज्म। क्यों, मैग्मा और लावा एक ही चीज़ें हैं, तो उसको वोल्केनिज्म को हम मैग्माटिज्म भी कहते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी या इग्नियस एक्टिविटी भी कहते हैं। तो उसमें क्या होती है, व्हेन फोल्डिंग और फॉल्टिंग अकेयर, क्रैक्स और फ्रैक्चर्स व्हिच आर लाइंस ऑफ वीकनेस आर क्रिएटेड। देखो मैंने जिस तरह आप लोगों को बता दिया, दो प्लेट्स जब आपस में टकरा जाएंगे तो प्लेट्स के अलांग दो प्लेट्स के साथ जो ज़मीन थी वो कमज़ोर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे से जब टकरा जाएंगे, फोल्डिंग या फॉल्टिंग उसमें हो जाएगी या एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, तो उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, वो जगह कमज़ोर हो जाएगा, और जो जगह कमज़ोर हो जाएगा वहाँ से लावा को क्या मिलता है, ज़मीन के ऊपर आने के लिए रास्ता मिल जाता है। When these lines of weakness develop downward into the crust and reach the magma, they will release the pressure in the। अब देखो प्रेशर ऑलरेडी वहाँ पर है, जिस तरह मैंने कहा कि इस तरह का है कि हमने किसी चूल्हे के ऊपर प्रेशर कुकर रखा हुआ है, ज़मीन का इंटरनल क्या जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, हम जब इनर कोर में पहुँच जाते हैं तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो वहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें हमारे पास जो हैं वो बॉयल कर जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश में लगे हैं कि वो किसी न किसी तरह ये प्रेशर रिलीज़ हो जाए। अब क्या है, ज़मीन के ऊपर हमारे पास हार्ड क्रस्ट है, सख्त हिस्सा है, वो उनको अलाउ नहीं करता। तो जहाँ पर ये कमज़ोर जगह उनको मिल जाएगा तो यह वहाँ से ये क्या हो जाएगी, ये जो प्रेशर है ये बाहर आ जाएगी, मैग्मा बाहर आ जाएगी। जब मैग्मा बाहर आ जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, वोल्केनिज्म। तो ये किन जगहों पे होगा, ये ज़मीन का जो सेंटर हिस्सा है या कॉन्टिनेंट के जो दरमियानी हिस्से हैं जिसमें कोई वो नहीं होती, तो उसमें से ये बाहर नहीं आ सकते। तो फिर ये कहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पर इनको वीक हिस्सा मिलेगा। तो वीक हिस्सा कौन सा होगा, ये प्लेट मार्जिन होंगे। दो प्लेट जहाँ पे टकरा रहे हैं वहाँ पर ज़मीन का हिस्सा कमज़ोर हो जाएगा, या दो प्लेट
रॉक्स आपस में एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, तब भी क्या हो जाएगा, इनको रास्ता मिल जाएगा और इन कमज़ोर रास्तों के थ्रू ये क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो जब ये बाहर आ जाता है मैग्मा, उसको हम क्या कहते हैं, लावा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वोल्केनिज्म। तो फिर क्या होती है, दिस अलाउज मैग्मा टू राइज अप along the lines of weakness and intrude into the crust. Some magma may even reach the earth's surface and some do not. तो क्या होती है आप यहाँ पर देख लें, दो किस्म की वोल्केनिज्म होती है, ठीक है। एक तो ये होता है कि लावा जो है या मैग्मा जो ज़मीन के नीचे मौजूद है वो प्रेशर से ऊपर आ जाता है और सरफेस तक पहुंच जाता है। जब ये सरफेस तक पहुंच जाता है तो हमको इसको कहते हैं एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म, मतलब ये सरफेस तक पहुंच गया। और दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि लावा क्या मैग्मा जो है वो नीचे से आ जाता है और जो क्रैक्स क्रस्ट के नीचे बने हुए हैं फोल्डिंग या फॉल्टिंग की वजह से, तो उसमें क्या हो जाता है, ये उसी में रह जाता है लेकिन सरफेस के ऊपर नहीं आता। तो हम इसको कहते हैं इंट्रूसिव वोल्केनिज्म। इंट्रूसिव का मतलब है ये ज़मीन के अंदर ही रह जाता है और एक्सट्रूसिव का मतलब है कि ये ज़मीन के ऊपर आ जाता है। तो इसमें जब वोल्केनिज्म होती है तो क्या होते हैं, वोल्केनिक गैसेस एटमॉस्फेयर में मिक्स होते हैं, तो लावा इरप्ट हो जाता है और इंट्रूजन, इंट्रूजन, अंडरफ्लेटिंग, मैग्मा राइजेस, पार्शियल मेल्टिंग। तो सिंपल इसमें क्या हो जाती है, जो ज़मीन के अंदर मोल्टन रॉक्स थे या तो वो ज़मीन के सरफेस पर हमारे पास आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्केनिज्म कहते हैं। वोल्केनिज्म जब होती है तो ज़मीन के अंदर जो लावा के साथ गैसेस वगैरह थे वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जो रॉक्स, मोल्टेड रॉक्स थे वो फिर क्या हो जाते हैं, सोलिडिफाई हो जाते हैं और हमारे पास वोल्केनिक माउंटेन्स बना लेते हैं। या फिर ये हो जाता है कि ज़मीन के नीचे भी क्या होती है, फॉल्डिंग और फोल्डिंग की वजह से बड़े बड़े दर्जे बन जाते हैं, बड़े हमारे पास खुले जगह बन जाते हैं। तो ये ऊपर तो आ जाता है लेकिन ये सरफेस तक नहीं पहुँचा, उन्हीं दर्ज़ वगैरह में क्या हो जाती है, ये रह जाती है। जब ये ऊपर नहीं आ पाता, सरफेस के ऊपर हमें दिखाई नहीं देता, तो हम उसको कहते हैं इंट्रूसिव वोल्केनिज्म। जब ये सरफेस पर आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म। ठीक है, जब वोल्केनिज्म हो जाती है तो ज़मीन के ऊपर हमारे पास रॉक्स बन जाते हैं। उन रॉक्स को हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक। इग्नियस कहते हैं आग को, चूँकि ये आग की सूरत में बाहर निकल आता है, हर चीज़ क्या हुआ होता है, मोल्टन होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन किस्म के रॉक्स जो वोल्केनो से बनते हैं या मैग्मा के ज़मीन के सरफेस तक पहुँचने से बनते हैं, उनको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। ये उनके क्या हैं, टाइप्स है। फिर ये रॉक के उसमें जब हम पढ़ेंगे रॉक्स को, तो उसमें ये चीज़ें भी पढ़ेंगे कि इग्नियस रॉक किस तरह से बनते हैं और कौन-कौन से टाइप हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास होती है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, एक जगह रॉक मौजूद है, इग्नियस रॉक के ऊपर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है या जब वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ जाती है तो उस रॉक का नेचर जो है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। देखो 3 किस्म के रॉक्स हमारे पास होते हैं, या वो सेडिमेंटरी रॉक्स होंगे या वो इग्नियस रॉक होंगे। तो उन दोनों रॉक्स पर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ जाती है या वो जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो उनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है और वो नए रॉक बन जाते हैं। उन नए रॉक्स को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। और जिन प्रोसेस की वजह से ये होते हैं वो क्या कहलाता है, मेटामॉर्फिज्म। देखो लावा जब ऊपर आ जाती है, यहाँ पर आप देख लें, लावा जब ऊपर आ जाती है तो जिन जगहों से होता हुआ ये ऊपर आ जाती है तो इनके एलांग, ये जिस जगह से ऊपर आ रहा है ना, जिस क्रेक से, इनके एलांग रॉक्स को क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से इन रॉक्स को चेंज कर लेता है। और जो रॉक्स चेंज हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। Is an endogenic process which occurs when there is pressure and heat applied to the geological structure which leads to the formation of metamorphic rocks। देखो रॉक्स के ऊपर जब हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई की जाती है तो उनका फॉर्म चेंज हो जाता है। मेटामॉर्फिज्म मीन्स चेंजिंग फॉर्म, मॉर्फ कहते हैं फॉर्म को, मेटा मीन्स चेंज को। तो जब रॉक की फॉर्म चेंज हो जाती है और एक रॉक क्या हो जाता है, दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। देखो यहाँ पर क्या है, एक तो हाई प्रेशर है, ठीक है, हाई प्रेशर है इन लेयर्स के ऊपर, इनके ऊपर समंदर भी है और 3 और लेयर्स हैं, नीचे जो डार्क लेयर नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर क्या है, हाई प्रेशर है। दूसरा साइड में क्या होती है, वोल्केनिज्म की वजह से लावा ऊपर आ रहा होता है, तो लावा के हीट का आप अंदाज़ा लगा ले वो कितना हीट होगा। और साथ में प्रेशर भी है, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये जो डार्क रॉक्स नज़र आ रहे हैं, रॉक जो लेयर यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, मेटामॉर्फोस हो जाएगा। तो इनकी चेंज होने का जो अमल है वो मेटामॉर्फिज्म कहलाता है। और इन रॉक्स को, जो अब नए रॉक्स बनेंगे ड्यू टू हाई प्रेशर एंड ड्यू टू हीट, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसकी एग्जांपल ये है, लेट्स सपोज कहीं पे आपके पास क्या है, चूने का पत्थर एक जगह मौजूद है, जब उसके क्लोज हमारे पास वोल्केनिज्म होगी या उसके ऊपर हाई प्रेशर आ जाएगा तो ये चूने के पत्थर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे ग्रेनाइट्स में, ठीक है, या मार्बल में।
जो मार्बल हम यूज़ करते हैं एक्सक्यूज ना। मी सर, जी जी। ये जमीन के अंदर सर प्रेशर और टेम्परेचर कहाँ से जनरेट होता है? प्रेशर जो है ना वो जनरेट होता है ओवरलाइंग लेयर्स की वजह से। लेट सपोज एक रॉक आपके पास मौजूद है, यूं समझो कि 50 मीटर गहराई में मौजूद है, तो 50 मीटर ज़मीन जो इसके ऊपर मौजूद है, ये इसके ऊपर क्या करता है, प्रेशर डाल देता है। एक तो ये प्रेशर है। दूसरा ये है कि जब दो प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं तो इनके बाउंड्री जो बनती है उसमें जो रॉक होंगे उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा ना। वो किस चीज़ का प्रेशर है, वो प्लेट्स का प्रेशर है, क्योंकि दो दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे को प्रेस कर रहे होते हैं। तो इन दो सूरतों में रॉक्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है। और जो टेम्परेचर होती है वो किस वजह से होती है, जहाँ पर फोल्डिंग हुई है या फाल्टिंग हुई है तो वो जगह कमज़ोर पड़ जाते हैं, और नीचे से जो मैग्मा है वो क्या होता है, उन कमज़ोर जगहों के थ्रू ऊपर आ जाता है। तो जब मैग्मा ऊपर आ जाता है तो वो ज़्यादा हीट का शिकार हो जाते हैं। इन दोनों सूरतों में रॉक की नेचर चेंज हो जाती है। मैग्मा हीट दे देता है, और ये जो ओवरलाइंग लेयर्स होते हैं, ऊपर जो ज़मीन होती है वो उसके ऊपर प्रेशर डाल देता है, या फिर दो प्लेट्स आपस में टकरा रहे होते हैं, उस वेग उस फोर्स की वजह से भी रॉक्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से रॉक की नेचर चेंज हो जाती है। लेट्स सपोज मैंने कहा ना प्लेट बाउंड्री है, उसके में आपके पास क्या है, चूने का पत्थर मौजूद है, चूने की वहाँ पर डिपोजिशन है, जो चूना हम घरों में वाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो उनके करीब जब उनके ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, या उनके करीब जो मैग्मा है वो ज़मीन के ऊपर आ जाएगा, तो ये ज़्यादा क्या हो जाएंगे, हीट अप हो जाएंगे। और ये ज़्यादा हीट अप हो जाएंगे, या उनके ऊपर ज़्यादा जब प्रेशर आ जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मार्बल्स में। जो हम घरों में टाइल्स यूज़ करते हैं ना, ये चूने के पत्थर होते हैं जिन जो मेटामॉर्फोस होकर मार्बल मार्बल में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें देखो ये क्या है, ये मुख्तलिफ मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जो किससे बनते हैं, मेटामॉर्फिज्म। जब रॉक्स के ऊपर, नॉर्मल रॉक्स के ऊपर हाई प्रेशर आ जाता है तो एक रॉक क्या हो जाता है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्बल है, ये मार्बल किस चीज़ से बनता है, ये चूने के पत्थर से बनता है। जब उसके ऊपर हाई हीट या हाई प्रेशर डेवलप होता है तो चूने का पत्थर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में। तो ये सारे प्रोसेसेस फिर हम पढ़ेंगे जब हम रॉक्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक। यार आप लोग अपना नाम अभी तक नहीं लिखे हैं, टाइम हमारे पास 5 मिनट रह गया है, जल्दी जल्दी से चेक बॉक्स में अपना नाम लिख दें। तो देखो यहाँ पर क्या है, ग्रेडिंग मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स की ग्रेडिंग किस तरह हुई है, देखो जब ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा टेम्परेचर आ जाती है तो रॉक की नेचर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के रॉक्स हमारे पास बन जाते हैं। तो दो चीज़ें क्या हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाने के लिए ज़रूरी है। मेटामॉर्फिज्म का मतलब ये है कि रॉक की जो फॉर्म है वो क्या हो जाती है, एक से दूसरे में चेंज हो जाती है। ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि प्रेशर और टेम्परेचर कितना है। प्रेशर और टेम्परेचर कम है तो फिर रॉक्स की नेचर भी डिफरेंट होगी। टेम्परेचर और वो जो है प्रेशर अगर ज़्यादा है तो फिर क्या हो जाएंगे, उस हिसाब से फिर हमारे पास दूसरे रॉक्स बन जाएंगे। ठीक है। इसमें क्या है, एक शेल है, ये लो ग्रेड मेटामॉर्फिक है, सिलेट है वो दरमियाना है, शीस्ट है, जिनेसिस है, और मैग्नेटाइट है। तो मैग्नेटाइट रॉक्स बनाने के लिए, जिसमें एक मैग्नेटिक नेचर होती है, तो उनको बनाने के लिए क्या हो जाती है, जब रॉक्स के ऊपर इंतहाई ज़्यादा टेम्परेचर और इंतहाई ज़्यादा प्रेशर जब उनके ऊपर आ जाती है तो मैग्नेटाइट रॉक्स बन जाते हैं, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स का एक टाइप है। ठीक है। यार आप लोगों ने वो नाम नहीं लिखे अभी तक, आप लिख लेना अपना नाम। मैं ये चीट अभी सेव कर लूँगा, फिर उस हिसाब से आप लोगों की हाज़िरी लगानी पड़ती है हमें। अच्छा जी, लास्ट जो चीज़ है उसका एंडोजेनिक प्रोसेस, इसका जो एंडोजेनिक प्रोफाइलिंग और फोल्डिंग की बात होती है वो क्या है, वो अर्थक्वेक है। एन अर्थक्वेक और seismic activity is a sudden shaking or vibration in the earth crust when plates suddenly move past each other. The built-up strain is released along the fault and the rocks fractures. An earthquake also can be triggered by molten rock moving up into the chamber of a volcano before eruption. देखो एक और चीज़ ज़मीन में हमारे पास हो जाती है, वो क्या है, वो है अर्थक्वेक। ठीक है। अर्थक्वेक में क्या हो जाता है, अर्थक्वेक में होता ये है कि जब दो प्लेट्स क्या हो जाते हैं, जो प्लेट्स एक दूसरे के साथ स्लाइड कर रहे हैं, वो एक दूसरे को एकदम से जब रिलीज़ कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उस वजह से ज़मीन के सरफेस जो है वो क्या हो जाएगा, सडन ट्रेमर या सडन वाइब्रेट करेगा या सडन शेक करेगा। तो उस शेकिंग को, ज़मीन के सरफेस के हिलने को या ज़मीन के सरफेस के वाइब्रेट करने को हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं अर्थक्वेक। ठीक है। ये किस तरीके से होता है, इनके फिर क्या है, मुख्तलिफ रीजन्स हैं। जब दो प्लेट्स एक दूसरे को जब रिलीज़ करते हैं या एक दूसरे के
से जब जुदा हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाती है, एक टेंशन रिलीज हो जाती है या एक ताकत रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन का हिस्सा क्या हो जाता है, हिल जाता है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हो तो उसमें से जब एक हिस्सा टूट जाता है तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या होता है, ज़मीन का एक हिस्सा जो है वो मूवमेंट करता है या शेक करता है, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। या फिर ये होती है कि जब वोल्केनिज़्म हो रही होती है तो लावा जब तेज़ी से ऊपर आता है और सरफेस को या के नीचे आके सरफेस को टच कर लेता है या फिर बाहर निकल आता है वोल्केनिज़्म के थ्रू, तो इसमें भी ज़मीन का हिस्सा हिल जाता है और इस हिलने को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। देखो इलस्ट्रेटिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक किस तरह से आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो क्या हैं, प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स यहाँ पर एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो बीच में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो जहाँ पर एक हिस्सा ज़मीन का टूट जाता है तो उस टूटने की वजह से क्या होती है, वो एक प्रेशर या फोर्स रिलीज हो जाती है और वो फोर्स ऊपर जो सरफेस है उसको हिला देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। तो जहाँ पर एक्चुअली कोई हिस्सा टूट जाता है या जो फोर्स रिलीज हो जाती है उसको हम, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट। और सीधा उस पॉइंट के ऊपर सरफेस पे जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अर्थक्वेक होते कहाँ पर हैं, ये फॉल्ट्स पे होते हैं। तो फॉल्ट्स कौन से जगह थे, ये वो कमज़ोर जगह थे जहाँ पर ज़मीन के हिस्से आपस में टूट जाते थे, जहाँ पर फॉल्टिंग होती थी तो उसको हम क्या कहते थे, फॉल्ट लाइन कहते थे। तो ज़िलज़िले भी होते कहाँ पर हैं, ये फॉल्ट लाइन्स पर ज़िलज़िले आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको सम अप कर लेते हैं किस तरह, एंडोजेनिक प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस दैट इज फॉर्म्ड और अकरिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एंडोजेनिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो ज़मीन के अंदर क्या होते हैं, वाक़ होते हैं। जो मेन चीज़ें उनकी वजह से बनते हैं वो फोल्डिंग है और फॉल्टिंग हैं। और नेक्स्ट क्या हैं, उनके बाद जो होती है, फोल्डिंग और फॉल्टिंग के बाद क्या होती है, जो दूसरे जो चीज़ें होते हैं, जो दूसरे प्रोसेसेस होते हैं, उसमें हमारे पास वोल्केनिज़्म होती है, लावा ज़मीन के ऊपर आ जाता है, मेटामॉर्फिज़्म होती है, रॉक की नेचर चेंज होता है, या अर्थक्वेक होती है, ज़मीन का सरफेस जो है वो हिल जाता है। एंडोजेनिक प्रोसेसेस का मेजर, तो उसमें क्या होते हैं फिर, असल बात है कि ज़मीन के ऊपर इन सारे प्रोसेसेस की वजह से हमारे पास लैंडफॉर्म बनते हैं, ठीक है। Inshallah, meet you next week with a new topic, with new information. So I am going to